हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू डूइंग वेल। आपने आज एक चेंज देखा होगा, हमारे जो सभी वीडियोस होते हैं वो रात के समय शूट किए जाते हैं। बट अभी से मैं ये जो वीडियोस है मैं दिन के टाइम पे भी शूट करूंगा। उसका एक रीजन है कि अभी मेरी एक मंथ के लिए, पूरे एक मंथ के लिए नाइट ड्यूटी होने वाली है, तो मुझे रात को टाइम नहीं मिलेगा। और सुबह में कैसे प्रॉब्लम होता है, एक तो लाइट का इशू होता है और जो व्हीकल्स वगैरह होती है ना, उसका बहुत ज्यादा नॉइस आता है। तो नॉइस को कैंसिल करने के लिए मैंने हर एक जगह पर चादरें वगैरह बिछा दी है एंड इस तरीके से सेटअप किया है कि यार हम टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकेंगे। तो देखो, हमारे इतने सारे एफर्ट्स हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे हर एक वीडियो को हाइप किया करो, मतलब उसकी वजह से वो ज्यादा फैलता है लोगों तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो यार, ये मुझे सच में बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सिंपली डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा एनसीईआरटी की लाइन से कि कितने थेरेपेटिक रिकॉम्बिनेंट है या कितनी इंडिया के बीच में अप्रूव्ड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो इसके बीच में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई हमारा आज का एक गोल रहेगा कि हम दोनों चीजों को कवर करने को ट्राई करेंगे, ठीक है? तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको विद इन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब टॉपिक का नाम ही एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो हम कहाँ कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। यह जल्दी से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, यह जल्दी से ट्राई करो। इसका आंसर होने वाला बायो रेमिडिएशन, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब जीएम क्रॉप्स जिसे हम कहते हैं। और सोचो और क्या, और कौन सी चीजें हो सकती है। तो थेरापेटिक्स के बीच में, थेरेपिस्ट के बीच में, डायग्नोस्टिक के बीच में, डायग्नोसिस करने के लिए, डिसीज को अर्ली डायग्नोस करना खास करके वो इंपॉर्टेंट होता है। वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी चीजों के बीच में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ठीक है? फिर बाद में मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर द रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में कवर कर लेंगे, उसके बाद में टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। व्हाट आर द रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन सी चीजें होने वाली है। तो उसके बीच में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाएगी, जिसके ऊपर हम और भी ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और मेडिसिन है, माइक्रोब और एंजाइम एज कैटलिस्ट ये होने वाला है, और ट्रांसजीन इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ चीजें होने वाली है, ठीक है? यहाँ तक था बेसिक टॉपिक, यहाँ तक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अभी यहाँ से जाके हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अच्छे से डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, ठीक है? अभी मुझे बता दो व्हाट आर द 3 ways टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। या जल्दी से, व्हाट आर द 3 ways टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। हम खाना कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब हम एग्रीकल्चर वगैरह कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड हो जाएगा, आप फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर सकते हो। और कौन सी है सेकंड बता दो। सेकंड कौन सा होने वाला है, सेकंड जो कि सबसे बेस्ट होता है बेटा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। बट उसके थ्रू हमें बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं मिलता है तुरंत, बट एग्रोकेमिकल से मिल जाता है। और लास्ट में आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, जैसे कि ड्राउट रेजिस्टेंट, मतलब बिना पानी के, कम पानी के भी अगर आप क्रॉप्स वगैरह उगा पाओ, या अगर किसी पेस्ट के रेजिस्टेंट अगर आप क्रॉप उगा पाओगे तो वो सबसे ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है? मुझे बता दो, ग्रीन रिवॉल्यूशन डैश डैश इंक्रीज फूड बट नॉट इनफ फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। मुझे बता दो, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारा जो फूड प्रोडक्शन है उसको कितने टाइम से बढ़ाया है। या जल्दी से, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कितने टाइम से बढ़ाया है। तो इसका आंसर वाला है ट्रिपल्ड फूड प्रोडक्शन, मतलब 3 टाइम से बढ़ाया है। एक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, उसे सर्च करके अपने डेस्क पर लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? मुझे बता दो, अभी मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगा। डैश डैश इज द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट। dash dash is the capacity to generate a whole plant from any cell or explant। अगर कोई एक्सप्लांट है या तो सेल है, उसे पूरा प्लांट पूरा फिर से बनाना, उसे आप कौन सी चीज कहते हो, उसे आप क्या कहते हो? या जल्दी से, उसे क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब यार छोटे छोटे सेल से पूरा प्लांट बनाना। अभी मुझे बता दो, फिल इन द ब्लैंक है अगेन। डैश डैश कल्चर इज यूजफुल व्हेन द प्लांट इज डिसीज एज इट इज मोस्टली वायरस फ्री। अगर देखो, आपका कोई प्लांट है, दुनिया में लास्ट प्लांट है जो कि वायरस से घिरा हुआ है, लास्ट प्लांट है जिसको वायरस ने घेर दिया है, बट आपको अभी उसके प्लांट्स बनाने हैं दूसरे, तो आप कौन सा कल्चर करोगे? यस, कौन सी चीज का कल्चर करोगे? तो इसका आंसर वाला है मेरिस्टेम कल्चर, क्योंकि उसके बीच में वायरसेस नहीं होता है, क्योंकि वो ज्यादा ग्रो करता है, फास्ट ग्रो करता है बेटा, ठीक है? अभी मैं आपसे पूछूंगा अबाउट द बीटी कॉटन। तो अभी मुझे बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी। बीटी का फुल फॉर्म क्या है? यह जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी। बीटी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? बैसिलस थ्यूरियनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरियनजेनेसिस होने वाला है। मुझे बता दो, ये जीन कैसा है? बीटी जीन क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये इस जीन की स्पेशलिटी क्या है? यस, जल्दी से सोचो। इसका आंसर होने वाला है कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट जीन है बेटा, ये पेस्ट रेजिस्टेंट जीन होता है। अभी मुझे बता दो, अभी तक कितने बीटी क्रॉप्स हमने बनाया है? अभी तक कितने बीटी क्रॉप्स हमने बनाए हैं? क्या है, मैंगो वगैरह बनाया है क्या? अभी डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? एक तो कॉटन बनाया है, कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है और सोयाबीन। इतने बीटी क्रॉप्स हमने बनाया है बेटा, ठीक है? अभी देखो, मुझे एक चीज बता दो, बीटी टॉक्सिन जो होता है वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है या नॉन इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है? या जल्दी से, बीटी कॉटन जो होता है या कोई बीटी जीन है, तो क्या वो इंसेक्ट स्पेसिफिक
होता है, हाँ भैया होता है। वो स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को मारता है, मतलब बाकी के लोगों को नहीं मारता है, ठीक है। तो अभी मुझे बता दो, उसके बीच में आता है, मतलब बीटी जो टॉक्सिन होता है वो किसे किसे किल करता है, उसके बीच में कोई चीजें आती है, मैं आपको उसका नाम बताऊंगा, उसके बीच में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं आपको बताना बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दो लेपिडोप्टेरेंस के बीच में क्या क्या आता है। बीटी टॉक्सिनो से किल करता है, उसके खिलाफ होता है। तो मुझे बता दो लेपिडोप्टेरेंस के बीच में क्या क्या आता है। लेपिडोप्टेरेंस के बीच में क्या क्या आता है, यस, इसका आंसर होने वाला है टोबैको बर्ड वर्म और उसी के साथ आर्मी वर्म, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है कि बेटा ऐसी एक आर्मी है जो कि टोबैको खाती है बेटा, ठीक है, ऐसे कुछ आप याद कर सकते हो। अभी मुझे बता दो सिलोप्टेरेंस के बीच में क्या आता है। सिलोप्टेरेंस के बीच में क्या आता है, या जल्दी से। लेपिडोप्टेरेंस के बीच में टोबैको बर्ड वर्म था और आर्मी वर्म था, तो सिलोप्टेरेंस के बीच में क्या आता है, तो इसका आंसर होने वाला है उसके बीच में बीटल्स आते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर आपने बीटल्स आंसर किया है तो आप राइट ट्रैक पर हो। अभी मुझे बता दो मॉस्किटोज किसके बीच में आते हैं। मॉस्किटोज किसके बीच में आते हैं, या जल्दी से मॉस्किटोज किसके बीच में आते हैं। 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है, वो डिप्टेरेंस के बीच में आते हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हो आप इसे, कैसे याद कर सकते हो। डिप्टेरेंस मतलब ह्यूमंस के रिलेटेड होता है ना, तो ह्यूमंस को मॉस्किटो कट करते हैं, मतलब बाइट करते हैं, वैसे आप याद कर लेना बेटा, ठीक है। वैसे तो बीटी टॉक्सिन को कोई जरूरत नहीं है, हम हाथ से भी मार लेंगे बेटा, ठीक है। ऐसे नहीं मारना है बेटा, ऐसे मारना है अच्छे से, ठीक है, नहीं तो गलत समझेंगे लोग। फिर बाद में मुझे बता दो जो आपका क्राइवन ए बी होता है वो किसे किल करता है। क्राइवन ए बी, ये जो आपका जीन है वो किसे किसके खिलाफ होता है। क्राइवन ए बी किसके खिलाफ होता है, तो इसका आंसर है कॉर्न बोरर के खिलाफ होता है। अभी मुझे बता दो कॉटन बॉलवर्म्स के खिलाफ कौन से जीन होते हैं। कॉटन बॉलवर्म्स के खिलाफ कौन से जीन होते हैं, यह जल्दी से। कॉटन बॉलवर्म्स के खिलाफ कौन से जीन होते हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है क्राइवन ए सी और क्राइटू ए बी। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंड मेरा प्रेडिक्शन है कि इस साल भी इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो जो मेरे प्रेडिक्शन है वो सच में सही होते हैं, तो इसे एक बार जरूर देख लेना बेटा। क्राइवन ए बी कॉर्न बोरर और आपका क्राइवन ए सी और क्राइटू ए बी आपका कॉटन बॉलवर्म्स होने वाला है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारा जो लेक्चर है थोड़ा सा मैं स्लो ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा, चेक करूंगा कि आपको फास्ट लेक्चर अच्छे से समझ में आते हैं या स्लो वाले, ठीक है। अभी मुझे बता दो नेमेटोड रेजिस्टेंस हमने प्लांट बनाए थे, तो नेमेटोड का नाम बता दो। उस नेमेटोड का नाम बता दो जो कि मेरे फेवरेट प्लांट को खाता है बेटा, जल्दी से। उस नेमेटोड का नाम बता दो, उसका आंसर क्या होने वाला है मेलेवडनिया इनकॉग्निशिया, वो एक नेमेटोड था। अभी मुझे बता दो ये कौन से प्लांट को अफेक्ट करता है, ये नेमेटोड हमारे कौन से प्लांट को अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला, इसका आंसर होने वाला है टोबैको प्लांट, ठीक है बेटा। अभी मैं आपसे पूछूंगा नेमेटोड रेजिस्टेंस हमने जो प्लांट बनाए थे उसके बीच में कौन सी टेक्निक या कौन सा डिफेंस यूज किया जाता है, या जल्दी से कौन सी टेक्निक या कौन सा डिफेंस यूज किया जाता है टोबैको के बीच में। इसका आंसर क्या होने वाला है, यस यस यस, इसका आंसर होने वाला है आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब आरएनए आई आपका होता है। अभी मैं आपसे पूछूंगा बेटा अगर ये जीन हमें आरएनए इंटरफेरेंस वाला जीन हमें टोबैको के बीच में डालना है तो उसके लिए वेक्टर हम कौन सा यूज करेंगे। देखो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए वेक्टर हम कौन सा यूज करेंगे, तो इसका आंसर क्या होने वाला है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस, ठीक है बेटा, ये आप वेक्टर इसके बीच में यूज करोगे। तो अभी मुझे बता दो आरएनए इंटरफेरेंस के बीच में कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पाता है, या जल्दी से उसके बीच में क्या स्पेसिफिक होता है। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, वही क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होने वाला है, वो आपका सेंस और एंटीसेंस दोनों आपके स्ट्रैंड बनाएगा, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होने की वजह से वो जुड़ जाएंगे, दैट्स वाई वहां पर प्रोटीन नहीं बन पाएगा, दैट्स वाई एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी मुझे बता दो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है, इसे हम ट्रांसपोजोन्स कहते हैं बेटा, ट्रांसपोजोन्स। देखो नाम से पता चलता है ट्रांसपोजोन्स, मोबाइल है ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। अभी मुझे बता दो बायोटिक इन मेडिसिन है डैश डैश रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स आर अप्रूव्ड टिल डेट। अभी तक कितने रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स अप्रूव किए हैं हमारी पूरे दुनिया के बीच में, तो इसका आंसर होने वाला है 30। यस बेटा, यू आर करेक्ट बेटा, 30 इज द करेक्ट आंसर। मुझे बता दो डैश डैश आर करंटली मार्केटेड इन इंडिया, हमारे इंडिया के बीच में कितने मार्केटेड किए जाते हैं आउट ऑफ 30, या जल्दी से आउट ऑफ 30 कितने मार्केटेड किए जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा 12 बेटा, 12 आउट ऑफ 30 इज प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड इन द इंडिया, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट द इंसुलिन प्रोडक्शन। अभी मुझे एक चीज बता दो, पहले जब भी इंसुलिन प्रोडक्शन हम बायोटेक्नोलॉजी से नहीं बनाते थे तब इंसुलिन लोग लेते थे, मगर कैसे लेते थे, उसका सोर्स क्या था। पहले इंसुलिन जब बायोटेक्नोलॉजी से नहीं बनता था तब वो लोग कैसे अपनाते थे, कैसे पाते थे, इसका आंसर क्या होने वाला है स्लॉटेड पिग से, जो पिग जिनका मतलब कत्ल खाना वाला जो पिग होता है ना बेटा उससे, या तो कैटल से बेटा वहां पर होते थे। और उसका एक ड्रॉबैक क्या था, या जल्दी से जो इंसुलिन हमें पिग से या कैटल से मिलता था उसका ड्रॉबैक क्या हुआ करता था,
जैसे उसका ड्रॉबैक क्या हुआ करता था कि वो उसकी वजह से एलर्जीज हुआ करती थी बेटा, वो एज ए फॉरेन प्रोटीन की तरह एक्ट करता था, ठीक है। अभी मुझे बता दो हमारा जो मैच्योर्ड इंसुलिन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैच्योर्ड इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पास कौन सी चेन्स होती है। मैच्योर्ड इंसुलिन के पास कौन सी चेन होती है, एक तो चेन ए होती है, चेन बी होती है। अभी मुझे बता दो इन दोनों के बीच में लिंकेज कौन से बॉन्ड से होती है। मैच्योर्ड आपकी इंसुलिन के बीच में लिंकेज कौन से चेन से होती है, कौन से बॉन्ड की वजह से होती है, तो इसका आंसर वाला है डाइसल्फाइड ब्रिज होती है, उसके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज होती है, ठीक है। अभी मुझे बता दो इली लिली कंपनी थी या बाकी की जो भी कंपनीज थी जो कि पहले इंसुलिन बना रही थी, उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस हुआ था। देखो मैं भी था उस जमाने में, मतलब वो मेरा पहले वाला जन्म था, तो मैं ही उस चीज के ऊपर काम कर रहा था बेटा। तो मुझे किस चीज के ऊपर चैलेंज होगी, क्योंकि हमारा जो प्रो इंसुलिन होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा चेन होती है, उस चेन का नाम क्या है बेटा, उस चेन का नाम क्या, उसका आंसर होने वाला है सी चेन होता है बेटा, सी पेप्टाइड होता है। उसे रिमूव करना सबसे बड़ी चैलेंज थी, सबसे बड़ी चैलेंज थी। तो उसे ओवरकम किसने किया, तो उसे ओवरकम किसने किया, उस चैलेंज को ओवरकम किसने किया, एक कंपनी थी जिसका नाम है इली लिली बेटा, नाम कितना बढ़िया है, इली लिली, इली लिली 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 लिली, ऐसे करो चलो जल्दी से, इली लिली 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 लिली, ठीक है। मैं तो ऐसे ही किया करता था, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ नीट एस्पिरेंट आई यूज्ड टू डू लाइक इली लिली लिली, ठीक है। तो वो कौन से साल में किया था उन्होंने, इन विच ईयर, कौन से साल में करके दिखाया था, सो 1983 के बीच में उन्होंने किया था। सो दे मेड प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन इन द इकोलाई, इकोलाई के बीच में उन्होंने बनाया था, ठीक है। अभी मुझे बता दो इफ यू हैव इंसुलिन, तो क्या आप इंसुलिन को खा सकते हो एज अ टैबलेट, एज अ टैबलेट आप इंसुलिन को खा सकते हो। आप कहोगे भैया हाँ यस सिंपली टैबलेट की तरह खाओ, पानी पियो हो जाएगा, नहीं बेटा, इंसुलिन की टैबलेट नहीं होती है, इंसुलिन ओरली नहीं लिया जा सकता, ठीक है, क्यों, उसके शॉर्ट्स होते हैं। उसका रीजन है कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन की तरह कंसीडर करो। तो जब आप उसे खाओगे तो आपके स्टमक के बीच में एसिड उसे एज अ प्रोटीन ऐड करेगा और आपके बॉडी को तंदुरुस्ती देगा बेटा, ठीक है, ना कि वो इंसुलिन की तरह ऐड करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट टेकन ओरली, ठीक है। अभी मैं आपसे जीन थेरेपी के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, तो अभी मुझे बता दो सबसे पहली जीन थेरेपी कब की गई थी, किसके ऊपर की गई थी, एंड कौन से डिफिशियंसी के बीच में की गई थी, या जल्दी से, सबसे पहली जीन थेरेपी कब की गई थी, इन विच ईयर इट वाज डन, इन विच ईयर फर्स्ट जीन थेरेपी वाज डन, सो इट वाज द 1990। अभी मुझे बता दो किसके ऊपर की गई थी, किसके ऊपर की गई थी, भैया आपके ऊपर की गई थी, नहीं बेटा मेरे ऊपर नहीं की गई थी, तो एक 4 साल की लड़की थी जो कि अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, उसके ऊपर की थी। एंड फॉर व्हाट डिसीज, कौन सी डिसीज के लिए की थी, या जल्दी से अगर आप उसका आंसर कर सकते हो तो, कौन सी डिसीज के लिए की थी, तो इसका आंसर होने वाला है एडीए डिफिशियंसी। देन टेल मी एडीए क्या होता है, एडीए क्या होता है, उसको फुल फॉर्म भी बताओ और वो भी बताओ क्या होता है, एडीए क्या होता है, इसका आंसर क्या होने वाला है, एडीए इज एंजाइम जिसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है, एडीए मतलब होता है एडिनोसाइन डी अमाइनेज, एडिनोसाइन डी अमाइनेज इज द आपका एंजाइम बेटा। वही मुझे बता दो एडीए डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए दो मेथड होती है, एक तो होता है टेम्पररी, दूसरा होता है परमानेंट। तो भी मुझे बता दो टेम्पररी आप उसे कैसे कर सकते हो ठीक, टेम्पररी आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है एंजाइम रिप्लेसमेंट और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स यूजिंग सीडीएनए, जिसके बीच में आप रेट्रोवायरल वेक्टर यूज कर सकते हो। इस शब्द को अभी जो मैंने कहा उसे बैक जाके थोड़ा सा बैक जाओ, 20 सेकंड्स बैक जाओ और उसे पूरा अच्छे से बार बार सुनो बेटा। एंजाइम रिप्लेसमेंट और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स यूजिंग सीडीएनए दैट इज द रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू हम उसे डाल देंगे, इट वाज द टेम्पररी मेथड। देन टेल मी एडीए डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए व्हाट वाज द परमानेंट मेथड, व्हाट वाज द परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड कौन सी थी मेरे दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है, परमानेंट मेथड कौन सी थी, सो इट वाज द जीन थेरेपी एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट वाज द जीन थेरेपी एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। कौन से सेल्स के बीच में आप करोगे, कौन से सेल के बीच में करोगे, तो बोन मैरो के बीच में आप करोगे, ठीक है, बोन मैरो, लॉन्ग पोन्स के जो बोन मैरो होते हैं उसके बीच में आप वो चीज करोगे, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट द अर्ली डिटेक्शन। अभी मुझे बता दो विच मेथड्स आर यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन, विच मेथड्स आर यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन, इसका आंसर क्या होने वाला है, यस यस यस, कौन सी मेथड्स होती है, तो इसका आंसर होना है पीसीआर साइकिल और उसी के साथ एलिसा साइकिल। मैं जानता हूँ कि देखो आज का लेक्चर बहुत साइलेंट जा रहा है, उसका भी एक रीजन है कि दिन में मैं वीडियो शूट नहीं करता एंड अभी मेरा सोने का टाइम है क्योंकि नाइट ड्यूटी चल रही है ना मेरी, तो नाइट ड्यूटी के बीच में रात भर जगना पड़ता है तो दिन भर सोना पड़ता है। अभी मैं जस्ट इस लेक्चर को खत्म करने के बाद सोने को जाने वाला हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेक्चर साइलेंट है, नहीं तो हमारे लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा होता है, हम जोक्स क्रैक करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। बट आई एम वेरी सॉरी आज नहीं हो पा रहा है, बट आई विल ट्राई, ठीक है।
तो अभी मुझे बता दो पीसीआर साइकिल जो होती है वो कौन सी चीजों को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। अभी मेरी एनर्जी आ रही है वापस, ठीक है। यस 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 यस, आई शो स्पीड, यस यस यस। पीसीआर साइकिल कौन सी चीजों को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है? यस, सोचो जल्दी से मेरे दोस्तों। क्या मैं आपके दिमाग में झांकू? ठीक है, झांकू नहीं बेटा, नहीं मत झांकू, बहुत खराब खराब चीजें हमारे दिमाग में, ठीक है। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या होता है बेटा, ठीक है। नीट के बाद, ठीक है। तो वो आपकी पीसीआर साइकिल एचआईवी, कैंसर म्यूटेशंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मेरे साथ दोहराओ जल्दी से, मेरे साथ दोहराओ, चाहे आपकी साइड में कोई भी हो, मेरे साथ दोहराओ। एचआईवी, हाँ बोलो, एचआईवी, ठीक है। कैंसर म्यूटेशंस और उसके साथ जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए होता है। जस्ट सपोज कि अगर मैं हॉस्पिटल के बीच में काम कर रहा हूँ एंड एक एचआईवी वाला पेशेंट था एंड मुझे पता नहीं है कि वो नीडल उसके लिए यूज की गई थी नहीं थी, बट वो मुझे लग गई, गलती से प्रिक हो गई। तो अभी मुझे चेक करना है कि यार मुझे एड्स होगा या नहीं। तो क्या मैं 5-10 साल के लिए वेट करूंगा? नहीं बेटा, अर्ली डिटेक्शन के लिए मैं पीसीआर साइकिल यूज करूंगा। और एक चीज होती है एलिसा साइकिल। देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिसा? एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एलिसा, ठीक है, ऐसे नहीं बेटा, एलिसा नहीं है। सो एलिसा मतलब क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट असे। तो मुझे एक चीज बता दो, ये किस चीज के ऊपर बेस्ट होती है? एलिसा किस चीज के ऊपर बेस्ट होती है? या सोचो 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 सोचो, एलिसा किस चीज के ऊपर बेस्ट होती है? सोचो, ये किसके ऊपर बेस्ट होती है बेटा? ये आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस्ट होती है। एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर रिएक्शन होती है, ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द डीएनए और आरएनए प्रोब? डीएनए या आरएनए प्रोब क्या होते हैं? डीएनए या आरएनए प्रोब क्या होते हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है? दीज आर द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल विच आर टैग, जिसकी वजह से जिसे हम हाइब्रिडाइज करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो हो जाएगा उसे हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है जो कि टैग किया जाता है और इससे हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू देखते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू देखते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स? ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बता दो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो जेनेटिक जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। मुझे बता दो, ऑलमोस्ट -% आर माइस। बताओ जल्दी से, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन है? तो वो चूहे है बेटा, माइस है, जो कि कितने परसेंट है? 95% हो है बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दो, ये जो होते हैं चूहे या जो बाकी के ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो कौन से डिसीजेस के स्टडी के लिए हेल्प होते हैं? या जल्दी से, कौन से स्ट्रक्चर मॉडल होते हैं? तो कैंसर का होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, अल्जाइमर्स होता है, या केमिकल टेस्टिंग। अगर आप कोई नया फेयर एंड लवली बनाने वाले हो, ठीक है, तो कल जाके मैं एक फेयर एंड लवली की कंपनी लॉन्च करूंगा बेटा, आगे जाके करूंगा, ठीक है। तो मेरे उस फेयर एंड लवली को लगाने के बाद लोग काले पड़ रहे हैं या उनकी त्वचा स्किन खराब हो रही है बेटा, ठीक है। तो वैसे तो मैं उसे लॉन्च नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो तो नहीं काले पड़ रहे, उनके बीच में तो कोई रिएक्शन नहीं आ रही, तो वैसे हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर अगर मैं कोई चीज लॉन्च करता हूँ फेयर एंड लवली या ब्लैक एंड लवली, मैन एंड लवली, तो उसे खरीदना नहीं है बेटा, उसे खरीदना नहीं है। बट अगर आपको लाइफ सिक्योर करनी है, एक नीट में अच्छा रैंक निकालना है, बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है, तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स जरूर प्रेफर कर लेना बेटा। देखो ये शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, इसे रिवाइज करना मतलब कि चुटकियों का काम है, विद इन 5 मिनट्स रिवाइज हो जाता है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए, इसे लेने के लिए हमारे बायोलॉजी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वाइब्रेशन बायोलॉजी। वहाँ पर एक कोर्स दिखाई देगा शॉर्ट नोट्स का, वहाँ पर उसकी प्राइस 480 एटलीस्ट रहेगी, शायद से बढ़ चुकी होगी अभी, तो 480 रुपीज उसकी प्राइस है, जाके देख लो। क्लास 11th क्लास 12th इंक्लूडिंग न्यूली एडेड मॉर्फोलॉजी, फैमिलीज, फ्रॉग है, कॉकरोच है, इससे कर डाला बेटा लाइव जिंगल वाला। अपनी प्रिपरेशन को एक बस चांस देके देखो बेटा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे रिवाइज करने के बाद, चाहे आपने कोई अदर शॉर्ट नोट्स लिए हो, नहीं लिए हो, किसी अदर क्लासेस के लिए हो, हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, 1 या 2 दिन के बीच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा बेटा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स 150 कर रहे थे उनका 320 के आगे जाने लगा है, मतलब तू तो बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, श्योरली जाके उसे देख लेना। तो अभी मुझे एक चीज बता दो, M5 सेमा के लिए हमने कौन सी चीज बनाई थी? M5 सेमा के लिए कौन सी चीज बनाई थी? इसका आंसर क्या होने वाला है? यस यस यस, सोचो। तो इसका आंसर होने वाला है बीटा 1 एंटीट्रिप्सिन। सही है ना? बीटा 1 एंटीट्रिप्सिन। नहीं भैया आप पागल हो भैया, मैं जानता हूं मैं पागल हूं, बट उसका आंसर होने वाला है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज द करेक्ट आंसर। अभी मुझे बता दो, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी थी? उसका नाम क्या था? हमारे यहाँ पर नाम क्या होता है काऊ का? शीला, मुन्नी, मुन्नी मेरे लिए बदनाम, ठीक है, सलमान, ऐसे उसके नाम होते हैं, ठीक है, होते हैं बेटा। भैया काऊ का कैसे सलमान नाम रखोगे? नहीं रख सकते बेटा, ठीक है, फिर भी रखेंगे। तो उसका आंसर क्या होने वाला है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ वाज द रोजी, ठीक है। रोजी को बनाया था कौन से साल में बेटा? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ को कौन से साल में बनाया था? तो इसका आंसर वाला 1997 के बीच में, आपके जन्म के बहुत साल पहले, जिसके बीच में प्रोटीन रिच मिल्क हुआ करता था। तो उस प्रोटीन का नाम बता दो।
उस प्रोटीन का नाम बता दो और उसकी कितनी क्वांटिटी ज्यादा हुआ करती थी वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा बेटा, आप मेरे लड़के नहीं हो, आप मेरे बेटे नहीं हो, ठीक है। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को मैं बस पूछूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उसकी नीट में जाके बैठता उसके साथ में पेपर सॉल्व करने के लिए। आप मेरे बच्चे नहीं हो, ठीक है, मजाक करो, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होने वाला है, अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन होने वाला है। अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन वाज द प्रोटीन जो कि ज्यादा हुआ करता था उसके बीच में। देन हम एथिक्स की बात करेंगे, पेटेंट्स की बात करेंगे और पायरेसी की बात करेंगे, ठीक है बेटा। अभी मुझे बता दो जीईएसी का फुल फॉर्म क्या है। जीईएसी का फुल फॉर्म क्या है, या जल्दी से, जीईएसी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो अभी मैं आपसे कुछ इन जनरल क्वेश्चंस पूछूंगा इस टॉपिक में से। हमारे इंडिया के बीच में राइस की कितनी डॉक्यूमेंटेड नहीं कह सकते, कितनी वैरायटीज है हमारे इंडिया में, कितनी वैरायटीज हैं। देखो हमारे जो वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके भी उपवेद हैं, उन सभी में राइस के नोटेशंस आए हैं। अभी मैं खुद से एक स्टूडेंट हूँ आयुर्वेदा का, तो मैं जानता हूँ कि कितने राइस के वैरायटीज है, शाली कहा जाता है, कितने टाइप ऑफ राइस हमने देखे हैं खुद से। तो ये हमारे इंडिया की बहुत, सच में बहुत बड़ी चीज है बेटा, ठीक है, जानो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट 2 लाख राइस वैरायटीज है। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर इसका आंसर 50,000 होने वाला है, बट यहाँ पर वो 2 लाख वैरायटीज है, ठीक है, 2 लाख राइस वैरायटीज। और मुझे बता दो बासमती राइस की कितनी वैरायटीज थी। बासमती राइस की कितनी वैरायटीज हैं, बासमती राइस की 27 इज द करेक्ट आंसर। अभी मुझे बता दो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोपायरेसी, या जल्दी से, बायोपायरेसी मतलब क्या होता है। यस, तो मैं शॉर्टली बताऊंगा, अच्छे से सुन लेना। यस, सोचो सोचो, आप भी सोचो, आप भी बताओ। चलो भैया, आप ही क्वेश्चन पूछते हो, आप ही आंसर बताते हो, उससे बढ़िया तो हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे बेटा। एनसीईआरटी में इतनी मजा नहीं आता, ठीक है, एनसीईआरटी बोरिंग सी हो जाती है। सो बायोपायरेसी इज यूजिंग अदर कंट्रीज रिसोर्सेज विदाउट परमिशन, ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोपेटेंट। बायोपेटेंट मतलब क्या होता है, बायोपेटेंट मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या होने वाला है, क्लेमिंग राइट्स ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। देखो अगर आप बायोलॉजी को सच में बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लास्ट के टाइम में आप केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे या बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके हाईलाइट्स पढ़ोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उसका एक सोल्यूशन है मेरे दोस्तों, बायोलॉजी के हाईलाइट्स तो पढ़ो, ठीक है, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट हमारे शॉर्ट नोट्स ना फ्री टाइम के बीच में रिवाइज करो, ब्रश करते समय, खाना खाते समय, वॉशरूम के बीच में, इवन सुसु के लिए जब भी जाओगे ना, तब भी हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स देख लेना। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब तक आपकी सुसु खत्म हो जाएगी, हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। लास्ट ईयर मैंने इसे लॉन्च किया था, विद इन वन मंथ एक ऐसे एवरेज से भी बच्चे थे जिनका नीट होने लग रहा था कि बिल्कुल क्रैक नहीं होगा, उन्होंने बायोलॉजी के बीच में खास करके बहुत बढ़िया स्कोर किया था। इवन लास्ट ईयर पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी लेंथी, बट हमारे स्टूडेंट्स ने एक्सक्यूज मी, जो एवरेज स्टूडेंट थे उन्होंने 340 350 स्कोर किया था। तो आप तो बहुत बढ़िया कर सकते हो, आप तो 360 आउट ऑफ 360 करने का पोटेंशियल रख सकते हो। अगर आप 360 स्कोर करोगे एंड आपका स्कोर कार्ड अगर मुझे शेयर करोगे, ठीक है बेटा, मतलब मुझे प्रूफ दोगे, तो मैं आपका रिफंड भी करवा दूंगा 360 आउट ऑफ 360 वालों का। एंड हमारे ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जिनका स्कोर आने वाला है अच्छे। तो आप भी देखो 480 रुपीज इन्वेस्ट करना एक राइट चॉइस हो सकती है। नहीं भैया लास्ट के कुछ दिन बाकी है, मैं इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट करूं, बेटा तेरा पूरा फ्यूचर बदल सकता है, ठीक है, तेरी पूरी लाइफ बदल सकती है, तुझे एमबीबीएस की सीट मिल सकती है, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना तेरे लिए सबसे वर्थ इट रहेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के बीच में, आपको शेड्यूल मिला होगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी सभी वीडियोस आती रहेगी। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।